हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आप आए दिन वृक्षारोपण की बात सुनते रहते हैं, लेकिन जब खबरें आती हैं कि भाई वृक्षों को काटा जाएगा तो हमारी रूह कांप जाती है। और ऐसे ही खबर आ रही है ग्रेट निकोबार के क्षेत्र में 9.64 लाख मतलब 9,64,000 पेड़ों को काटा जाएगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत। ये बयान किसका आया? तो अश्विनी कुमार चौबे, जो कि आपके पर्यावरण राज्य मंत्री थे, उन्होंने राज्यसभा में एक बयान दिया। उसके बाद ये विषय काफी चर्चा में आ गया। आज इसी के बारे में हम समीक्षा करेंगे कि भाई ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, ये इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया है, इसकी टाइमलाइन क्या है, इससे क्या भारत को मिलेगा और इससे क्या दिक्कतें होंगी। क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत जिस पर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि 9 लाख पेड़ लिखे हुए हैं। वैसे मैं इसको क्लियर करूं तो यहां पर एग्जैक्ट डेटा है 9.64 लाख। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहां पे एक द हिंदू का आर्टिकल है जिसमें लिखा है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स में सी 9.64 लाख ट्रीज एक्स्ड, मतलब एक्स का मतलब काटे जाएंगे। किसके द्वारा? जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। कौन से मिनिस्टर हैं? तो अश्विनी कुमार चौबे ने ये बयान दिया था राज्यसभा में। द हिंदू हैड रिपोर्टेड इन नवंबर 2022 बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स दैट अवेलेबल। नवंबर 2022 में खबर आई थी कि 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, ये ऐसी अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन राज्यसभा में जो पर्यावरण मंत्री हैं, राज्य पर्यावरण मंत्री, उनके द्वारा ये क्लियर किया गया कि 9.64 लाख मतलब 9,64,000 पेड़ों को काट दिया जाएगा ग्रेट निकोबार क्षेत्र के अंतर्गत। अगर आप देखें कि ग्रेट निकोबार क्षेत्र कहां आ जाता है, जहां पर यह बात हो रही है, तो ये ग्रेट निकोबार परियोजना की बात हो रही है। इसके कार्यान्वयन में लगभग 9.64 लाख पेड़ों को विनाश हो सकता है। अब ये देखा जाए तो आप जब अंडमान निकोबार पढ़ते हैं तो भारत के बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में ये द्वीप आते हैं, जिनमें मुख्य तौर पर आपको मिलेगा ऊपर की तरफ है उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान। यहीं पर इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर भी आती है। फिर आता है लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान और निकोबार को एक रेखा अलग करती है जिसको आप कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री अक्षांश रेखा ही है जिसके द्वारा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ऊपर मिलता है कार निकोबार, उसके बाद मिलता है लिटिल निकोबार और सबसे नीचे मिलता है ग्रेट निकोबार। और ये ग्रेट निकोबार जो है, इसी में एक प्रोजेक्ट जो शुरू करने की पेशकश है और उसके तहत ये डेटा आया हुआ है। ग्रेट निकोबार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपने इंदिरा पॉइंट का नाम सुना होगा। जो इंदिरा पॉइंट वाला क्षेत्र है वो ग्रेट निकोबार के अंतर्गत ही आता है। तो अगर हम यहां पर देखें कि भाई अंडमान में 3 मुख्य हम आइलैंड्स पढ़ते हैं, तो ये आपका उत्तरी अंडमान है जिसको नॉर्दर्न अंडमान NA से लिख रहा हूं मैं, ये मिडिल अंडमान है, ये सदर्न अंडमान यानी दक्षिण अंडमान, और आपका लिटिल अंडमान। और इसके बाद नीचे की तरफ कुछ द्वीप समूह है जिसमें हमारा पूरा का पूरा विषय है ग्रेट निकोबार की ओर। अगर आप अक्षांशीय रेखा देखते हैं तो भारत का ये वाला जो क्षेत्र है कन्याकुमारी का, ये आपका शुरू होता है 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। लेकिन आप निकोबार वाला क्षेत्र देखेंगे जिसे क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। पहले इसको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता था। तो जो इंदिरा पॉइंट वाला क्षेत्र है वो आपको मिलेगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। ये वही क्षेत्र की बात की जा रही है। ये ग्रेट निकोबार है, ये आपका कार निकोबार है और ये लिटिल निकोबार है। तो हम अंडमान क्षेत्र में तो काफी डेवलपमेंट हो गया है। आज अगर आप जाते हैं कभी भी अंडमान निकोबार तो आप यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जाते हैं और आसपास यहाँ घूमने मिलता है। निकोबार के अंतर्गत ऐसी कोई भी तरह की चीजें नहीं होती हैं, ना निकोबार में ले जाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा ट्राइबल एरिया भी है, तो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ तक तो कोई नहीं जाता है ग्रेट निकोबार। लेकिन अब भारत सरकार ऐसा क्यों प्रयास कर रही है कि यहाँ पे एक परियोजना स्थापित कर रही है? क्योंकि उसकी बहुत बड़े कारण है कि मलेशिया पास में है, सिंगापुर पास में है, और मलेशिया और सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सारे देशों को देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी में, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जितना भी देशों को अगर देखा जाए तो 80 से 85% किसी भी देश में व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, और सिंगापुर, इंडोनेशिया, इनके विस्तार होने में बहुत बड़ा कारण रहा इनका सी रूट। तो भारत भी उस सी रूट को भी चाहता है कि भारत उसके ऊपर कुछ ना कुछ विकास करे। दूसरा, जो हिंद महासागर में चीन का दबदबा बढ़ रहा है, तो चीन को काउंटर करने के लिए भी ये प्रोजेक्ट जरूरी हो जाता है। तो ये इसके पीछे के भारत सरकार के अलग अलग कारण हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अभी से शुरू हुआ है, इस पर पेशकश 1970 से शुरू हो गई थी।
उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। उसी समय ये था कि ग्रेट निकोबार का विकास किया जाएगा। इंदिरा पॉइंट भी यहीं पे नाम इंदिरा गांधी के नाम पर ही पड़ा है। तो ये सारी चीजें 1970 के दशक से शुरू हो गई थी। बाद में सरकारों ने कुछ फोकस किया, फिर पीछे हट गई। लेकिन 2022 में फाइनली एनडीए सरकार, जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है, उसने इस प्रोजेक्ट के लिए कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। उस समय अनुमानित डेटा दिया गया था कि यहाँ पर क्या है, पूरे पेड़ हैं, तो लगभग 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन जो वर्तमान डेटा अभी राज्यसभा में पेश किया गया वो चौंकाने वाला भी है, और ये बहुत ही ज्यादा पर्यावरण की दृष्टि से काफी ज्यादा एक नुकसान पहुंचाएगा हमारे पूरे जैव विविधता को और वहां पे रहने वाली ट्राइब्स को। उसी की हम सारी समीक्षा कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ग्रेट निकोबार क्या है, तो ग्रेट निकोबार बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तर में स्थित है। जो इंडोनेशिया का सुमात्रा है वो इंडोनेशिया के सुमात्रा से उत्तर में आ जाता है, सिंगापुर से भी काफी पास में है, श्रीलंका से भी पास में आ जाता है। इसके अलावा इंदिरा पॉइंट जो उसका सबसे आखिरी बिंदु है, जिसको मैंने आपको बताया, इसकी अक्षांशीय स्थिति देखेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश आ जाता है। ये इसकी लैटिट्यूड पॉइंट्स या अक्षांशीय स्थिति है, जिसे पहले पाइगमेलियन पॉइंट कहा जाता था, फिर इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा पॉइंट नाम रख दिया गया था, और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के सिरे पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और यहां पर है माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर, जो यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान है। वैसे पूरे अंडमान निकोबार का आपको मिलेगा तो वो आपको मिलेगा सैडल पॉइंट। ये सैडल पॉइंट या सैडल बिंदु जो है ये उत्तरी अंडमान में, नॉर्दर्न अंडमान में यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग 700 मीटर से ज्यादा वहां की हाइट बताई जाती है। लेकिन जो माउंट थुलियर है वो 642 मीटर का है और ये अंडमान के दक्षिणी जो निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कहलाता है। तो जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह उसका सबसे ऊंचा बिंदु हो जाता है। अभी इसी पर प्रोजेक्ट की बात हो रही है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी IQ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज शुरू हो रही है 11 अगस्त से, वो है P2I बैच। इस P2I बैच को आप 11 अगस्त से जुड़ सकते हैं, हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में। इस कोर्स की फीस 29,999 है। अगर आप कोड यूज करते हैं मेरा मनीष लाइव, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये 2 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैं P2I बैच में पढ़ाता हूँ। आप इसके साथ मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ऐप पर या वेबसाइट पर जाकर आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF या कोई भी तरह के डाउट्स आते हैं तो ये मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। इसके अलावा ये मेरी मेल ID है, इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किसी भी तरह के। चलिए, हम जो बात कर रहे थे कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह कहां पर है ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो विकास परियोजना शुरू की जा रही है उसके लिए क्या टाइमलाइन दी गई है, सबसे पहले हम इसकी समय सीमा देख लेते हैं। समय सीमा के अलावा इसके अंतर्गत क्या क्या चीजों का डेवलपमेंट किया जाना है इसके बारे में भी समझते हैं। बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं जो आपको विशेष तौर पर याद रखनी है और उसी के तहत ये पेड़ काटे जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2022 में केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 30 वर्ष का समय दिया कि इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दी और जिसे अगले 30 वर्षों के में चरणों में लागू किया जाएगा, मतलब धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अथॉरिटी है जिसका नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम। इसके द्वारा ये इस परियोजना का नेतृत्व किया जा रहा है। तो इसकी लीडरशिप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। और ये पूरी तरह से किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर आ जाता है नीति आयोग। नीति आयोग मतलब केंद्र सरकार के द्वारा एक विजन प्लान तैयार किया गया था और ये सौंपा गया है इस परियोजना को अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत। और इसमें जो परियोजना की लागत आ रही है वो 72,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। और जिसमें सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली चीज है वो ये डेटा है 9.64 लाख। अब इसकी सरकार कैसे भरपाई करेगा, ये बहुत बड़ी मुद्दा आ जाता है। इसके अलावा अगर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखें तो 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपको पहला दिख रहा होगा ये, जिसको गैलेथिया बे कहा जा रहा है, और यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसमिट शिप आपका पोर्ट बनाया जाएगा। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय कंटेनर होते हैं, इंटरनेशनल कंटेनर्स को यहां पे लाया जाएगा और ट्रांसशिपमेंट किया जाएगा, उनको यहां पर ले जाया भी जा सकता है, अनलोडिंग डाउन, ये सारी चीजें आसानी से यहां पर होंगी। तो इसमें 4 चीजें महत्वपूर्ण बन रही हैं। एक पहला है गैलेथिया बे में जो कंटेनर ट्रांसमिट पोर्ट बन रहा है, बंदरगाह बन रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की भी पेशकश है। अभी अगर देखा जाए तो वीर सावरकर एयरपोर्ट जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है, लेकिन अब यहाँ पर ये दूसरा इंपॉर्टेंट
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की पेशकश है। तीसरा, यहां पर टाउनशिप एरिया डेवलपमेंट करने की बात है जो कैंपबेल के आसपास है। और चौथा चीज है यहां पर बिजली बनाने के लिए पावर प्लांट। तो इस तरीके से इस पूरे एरिया को डेवलप किया जाएगा जो ग्रेट निकोबार का क्षेत्र है। अभी मैंने आपको मैप पे थोड़ी देर पहले दिखाया था, यहां पर आप देख रहे होंगे ये ग्रेट निकोबार है, इसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा मैप हम देख रहे हैं। जो आपको यहां दिख रहा है ये ग्रेट निकोबार के अंतर्गत ही है। इसमें ही ये कैंपबेल ने बे नेशनल पार्क, अगर आप पर्यावरण में पढ़ते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप है, ये गैलिथिया नेशनल पार्क है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पहले से मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे जो माउंट थुलियर है वो इस तरफ कहीं पड़ता है और यहाँ पर उसकी हाईएस्ट पीक है 642 मीटर है, लेकिन ये एकदम दक्षिणी बिंदु के आसपास पूरे प्रोजेक्ट को कवर किया जा रहा है। तो इसमें 4 महत्वपूर्ण चीज हैं। तो महत्व क्या है? तो परियोजना के घटक और महत्व में सबसे पहले है गैलिथिया बे, जो कि अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसमिट शिपमेंट टर्मिनल बन रहा है, ICTT। और ये 14.2 मिलियन 20 फुट समतुल्य इकाई यानी 20 इक्विवेलेंट यूनिट्स कार्गो क्षमता को संभालेगा। ये समझिए 14.2 मिलियन 20 फुट यानी आपका मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो लगभग 142 लाख के आसपास पूरा का पूरा ये कार्गो क्षमता को संभाल सकता है। इसके अलावा ये ग्रेट निकोबार को कार्गो ट्रांसशिपमेंट में एक प्रमुख परियोजना बनने की अनुमति देगा। अब आप सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या होगा। देखिए क्या होता है कि मान लिया जाए कि कोई शिपमेंट है जो यूरोप से चला है और यूरोप से जाके वो आपका जा रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में, या फिर अमेरिका से चलकर वो अफ्रीका की तरफ जा रहा है। तो वहां पर क्या होता है कि इस तरह के जो कंटेनर्स लाए जाते हैं इनको कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जैसे आप लोग भी कभी घूमने जाते हो, बाय रोड जाते हो या बाय स्टेशन बाय ट्रेन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में हॉल्ट लेते हैं। आप कार से जा रहे हैं तो कहीं बीच में रुक गए, तो वहां कई जगह आपको फ्यूल डलवाना होता है। तो ये सारी चीजें शिप के साथ भी होती हैं। तो ऐसे ही ये जो एक सेंटर होगा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, एक तरीके से एक स्टेशन जैसा काम करेगा और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा क्योंकि ये मेन रूट पर आ रहा है। तो इसलिए भारत इसको दक्षिण में बनवा रहा है, नहीं तो उत्तर में भी बनवा सकता था। इसके अलावा ग्रेट निकोबार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज है। जैसे भारतीय नौसेना के परिचालन नियंत्रण के तहत संयुक्त सैन्य नागरिक दोहरे उपयोग वाले हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब सेना भी प्रयोग कर सके, आम नागरिक भी प्रयोग कर सके और ये पर्यटन को भी पूरा करेगा। इसके अलावा यहाँ टाउनशिप भी की जा रही है। तो लगभग 160 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक इको टूरिज्म और आवासीय टाउनशिप, मतलब ये कह रहे हैं कि हम इको टूरिज्म करेंगे यानी पर्यावरण को साथ में लेकर हम यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देंगे, और आवासीय टाउनशिप मतलब यहाँ पर रहने योग्य भी चीजें करेंगे। अब इन सारी चीजों के लिए बिजली चाहिए, तो नए शहर को चलाने के लिए पर्याप्त विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए 450 मेगावाट एम्पियर गैस और सौर आधारित बिजली संयंत्र भी बनाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कहलाता है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, यानी ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना जो नाम दिया जा रहा है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में स्पष्टता अश्विनी कुमार चौबे ने अभी हाल ही में राज्यसभा में दी थी। उसी चीज को हम कवर कर रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें तो इसके महत्व हो गए, लेकिन क्या सबसे बड़ी चुनौतियां हैं? तो 3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो पर्यावरण है, दूसरी जनजातीय है और तीसरी जो है भूवैज्ञानिक चिंताएं। तीनों पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले पर्यावरणीय चिंता है कि इस द्वीप को 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अब किसी भी क्षेत्र को अगर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है तो वहां पे क्या किया जाता है? वहां पर यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है जिसको आप कहते हैं MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यानी यहां पर रह रही जनजातियों का भी संरक्षण हो, यहां पर रह रहे जीवों का भी संरक्षण हो, यहां पर रह रही अलग अलग जो पादप की प्रजातियां हैं यानी प्लांट्स स्पीशीज उनका भी प्रोटेक्शन हो। लेकिन जब आप किसी भी ऐसे क्षेत्र में विकास की बात करेंगे, 9 लाख से ज्यादा पेड़ काटेंगे, तो कहीं ना कहीं आपने उस बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये द्वीप जो है 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 2013 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल भी किया गया था। इस परियोजना के कारण इसके वन क्षेत्र का 15% का विचलन होगा और चरणों में 8.5 लाख पेड़ों की कटाई होगी। और अभी जो सरकार कह रही है वो 9.64 लाख कह रही है। तो इसमें 8.5 लाख तो पूरा का पूरा ये बायोस्फीयर रिजर्व वाला ही क्षेत्र प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं हम जो बायोस्फीयर रिजर्व की जो कंडीशंस होते हैं, क्राइटेरिया होता है, मानदंड होता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। दूसरा जनजातीय चिंता भी होगी। जब इतना ज्यादा यहां पर विकास होगा तो जो जनजाति रहती है, कई ऐसी ट्राइब्स हैं
जिनको इतना ज्यादा शहरीकरण पसंद भी नहीं है, ना वो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। तो ये परियोजना निकोबारी और शोम्पेन जैसे स्वदेशी कमजोर जनजातीय समुदाय के अधिकारों के विपरीत चलेगी, क्योंकि उनके कई क्षेत्र इन परियोजनाओं में चले जाएंगे। और भारत में आपने कई जगहों पे देखा है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कि भाई जनजातीय जो क्षेत्र है वहां पर विकास के नाम पर विकास होता है और फिर जनजातीय लोगों को वहां पर भुगतना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है। तीसरी है भूवैज्ञानिक चिंताएं। जब आप इस तरीके की प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डेवलप करोगे तो सबसे ज्यादा गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त ये एरिया है। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारा सुनामी बहुत ज्यादा प्रभावित रही है। यहीं पर अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर जो प्लेट एरिया है, मतलब जो भारतीय प्लेट है उसके भी ज्वाइंट्स हैं यहाँ पे, तो कई तरह की भूकंप की घटनाएं भी यहाँ पर होती हैं, क्योंकि द्वीप जो है रिंग ऑफ फायर के करीब भी स्थित है। तो ये सारी चीजें भी बताई जा रही हैं कि भारत सरकार इतना पैसा इस पर लगा रही है, लेकिन ये जो है ऐसा क्षेत्र है जो जियोलॉजिकल सेंसिटिव है, यानी भूवैज्ञानिक संवेदनशील क्षेत्र है। तो ये सारी चुनौतियां इस सारे प्रोजेक्ट को फेस करनी होंगी। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार के द्वारा ये उठाया गया कदम सही दिशा में जाएगा या नहीं? ये मुझे अपनी राय जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप देंगे। आपके लिए एक प्रश्न है मेरी तरफ से कि निम्नलिखित में से शोम्पेन जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी पर, निकोबार द्वीप समूह पर, स्पीति घाटी पर या लक्षद्वीप समूह पर? आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा आप P2I बैच में मेरे साथ जुड़ सकते हैं पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ने के लिए हिंदी माध्यम में। इसके अलावा इंग्लिश और इंग्लिश ये भी हमारे बैचेस चल रहे हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। मेरा कोड यूज करके मनीष लाइव, इसकी फीस है 29,999। 11 अगस्त से ये बैच है, सुबह 8 बजे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कोई भी तरह के डाउट्स आते हैं तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ जाएंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ से आपको इसकी PDF भी आसानी से मिल जाएगी। मेल आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप जो भी प्रश्न लगता है वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।